बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ जी, प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट पे लेक्चर 4। कुछ फर्दर पॉइंट्स हैं जी, बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको ध्यान में रखना है। द फॉलोइंग कॉस्ट आर नॉट इंक्लूडेड इन द कैरिंग अमाउंट ऑफ एन आइटम ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, यानी कि हम इनको कैपिटलाइज नहीं करेंगे। देखिए, एक पॉइंट जो है वो मैंने आपको बताया था, वो ये था कि वो एक्सपेंडिचर जो हम एक एसेट को उसकी लोकेशन पे लेके आने के लिए करते हैं, या वो एक्सपेंडिचर जो कि उसके इंटेंडेड यूज के लिए बहुत जरूरी है, उसके बगैर वो यूज नहीं हो सकता, तो उनको हम एसेट की कॉस्ट में शामिल करते हैं। एक्सपेंडिचर ऑन एसेट बिफोर इट्स यूजेज, मैंने उसको हेडिंग दी। लेकिन कुछ एक्सपेंडिचर ऐसे भी हैं कि जो हम कर रहे हैं लेकिन एसेट अभी यूज नहीं हो रहा, लेकिन हम उनको कैपिटलाइज नहीं कर रहे। वजह क्या है? कॉस्ट इंकर्ड व्हाइल एन आइटम कैपेबल ऑफ ऑपरेटिंग इन द मैनर इंटेंडेड बाय द मैनेजमेंट एज येट टू बी ब्रॉट इनटू यूज। ठीक है, कि हमने उस एसेट पे एक्सपेंडिचर कर रहे हैं जो कि कैपेबल ऑफ ऑपरेटिंग है, यानी कि रेडी टू यूज है, हम उसको अभी यूज कर नहीं रहे हैं, तो उस पे अगर हम फर्दर कोई एक्सपेंडिचर कर रहे हैं तो उनको हम कैपिटलाइज नहीं करेंगे। जैसे मैंने एग्जांपल दी थी इंटरेस्ट की, कि अगर हम एक एसेट कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो उस एसेट पे जब तक वो रेडी फॉर यूज नहीं होता, तो जो हमारा इंटरेस्ट एक्सपेंस है हम उसको कैपिटलाइज करते हैं, एसेट की कॉस्ट में शामिल कर देते हैं। लेकिन अब वो एसेट कंस्ट्रक्ट हो चुका है, लेकिन लोन हमने रीपे नहीं किया। अब एसेट रेडी फॉर यूज तो है, लेकिन हम उसको यूज नहीं कर रहे, या लेस देन फुल कैपेसिटी यूज कर रहे हैं, यानी कि टेस्टिंग वगैरह कर रहे हैं उसकी, ठीक है, लेकिन वो रेडी फॉर यूज है, तो वो जो इंटरेस्ट एक्सपेंस है वो कैपिटलाइज नहीं होगा, एसेट की कैरिंग अमाउंट में शामिल नहीं होगा। उसके अलावा जब भी कोई आप नया एसेट लेते हैं, एक नई प्रोडक्ट लॉन्च करनी है आपने, उसको बनाने के लिए आपने एक नया एसेट खरीदा है, तो अब आपको पता है कि जो प्रोडक्ट है वो उसकी सेल विद द पैसेज ऑफ टाइम इंक्रीज होगी। तो शुरू में जब आप रेवेन्यू में से एक्सपेंसेस माइनस करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा? लॉस आएगा, जिसको हम ऑपरेटिंग लॉस कहते हैं। तो उस ऑपरेटिंग लॉस को, अब लॉस क्या है? डेबिट होता है, तो ये लॉस ही डेबिट होगा, एसेट डेबिट नहीं होगा, यानी कि इस ऑपरेटिंग लॉस को हम कैपिटलाइज नहीं करेंगे। रीलोकेटिंग कॉस्ट, आप एसेट की लोकेशन चेंज कर रहे हैं, उस पे कोई किराया वगैरह दे रहे हैं, ठीक है, तो उस पे उस एक्सपेंडिचर को भी आप कैपिटलाइज नहीं करेंगे। तो ये 3 पॉइंट्स जो हैं ये इंपॉर्टेंट हैं, थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, एमसीक्यू के लिहाज से भी, और इवन अगर वो आपको एक एसेट की कैरिंग अमाउंट कैलकुलेट करने की बात करता है तो उसमें ये एक्सपेंडिचर दे के तो वो चेक कर सकता है आपका नॉलेज। एक्सेप्शन में जो है वो उसने एक्सप्लेन किया है कि वही बात जो मैं ऑलरेडी आपसे कर चुका हूं, कि अगर आपकी फर्नीचर शॉप है तो उसमें जो फर्नीचर हेल्ड फॉर सेल है वो इन्वेंट्री में आएगा, फर्नीचर हेल्ड फॉर यूज जो है वो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में आएगा। अगला छोटा सा टॉपिक है लेकिन काफी इंपॉर्टेंट है, एक्सचेंज ट्रांजैक्शन। अब एक्सचेंज ट्रांजैक्शन बेसिकली क्या है कि आप एसेट के बदले में एसेट ले रहे हैं, ठीक है जी, एसेट एक्सचेंज अगेंस्ट एसेट।
अब इसमें दो इश्यूज आते हैं, ठीक है जी। एक इशू ये है कि न्यू एसेट जो है आपका वो, या न्यू एसेट को छोड़ें, हम इसको और तरीके से देखते हैं। एक केस ये है कि ट्रांजैक्शन लैक्स कमर्शियल सब्सटेंस, ठीक है जी। कमर्शियल सब्सटेंस क्या है? बेसिकली कि जब आप कोई ट्रांजैक्शन करते हैं, आप एक एसेट दे रहे हैं, उसके बदले में एक नया एसेट ले रहे हैं, ठीक है। तो अगर नए एसेट की वजह से, व्हेन एसेट इज एक्सचेंज्ड, देयर इज significant change in future cash flows, तो इन दैट केस हम कहते हैं ट्रांजैक्शन एज कमर्शियल सब्सटेंस, ठीक है। तो अगर वो कहता है जी कि ट्रक एक्सचेंज्ड विद सेम with a truck of same capacity and efficiency, ठीक है। तो नोट कमर्शियल सब्सटेंस, ट्रांजैक्शन का कोई कमर्शियल सब्सटेंस नहीं है। हमने मेयरली क्या किया, एक ट्रक को सेम कैपेसिटी के ट्रक के साथ एक्सचेंज कर लिया, ठीक है जी। ट्रांजैक्शन विद ओनर, ठीक है, ऑफ सोल ट्रेडरशिप, ट्रक हमने ओनर को दिया, उसने बदले में उतने पैसे दे दिए जितने का वो था, कॉस्ट दे दी, तो कोई फ्यूचर कैश फ्लो में चेंज नहीं आएगी सिग्निफिकेंट, ठीक है। लेकिन अगर एक्सचेंज्ड विद हायर कैपेसिटी ट्रक, तो अगर हमने ट्रक को हायर कैपेसिटी ट्रक के साथ एक्सचेंज किया है, तो इन दैट केस जो है वो ट्रांजैक्शन का कमर्शियल सब्सटेंस है। अब हम कर क्या रहे हैं, एक्सचेंज ट्रांजैक्शन है। एक्सचेंज ट्रांजैक्शन का क्या मतलब है कि एसेट एक्सचेंज्ड अगेंस्ट एसेट, मार्चा मारना जिसको कहते हैं हम। तो उसमें एक केस है ट्रांजैक्शन लैक्स कमर्शियल सब्सटेंस और बोथ assets do not have fair value, ठीक है। मतलब मैंने इसको वो लिखने के लिए इस तरह से लिख दिया, दोनों एसेट्स की फेयर वैल्यू को हम रिलायबली मेजर नहीं कर सकते, या मैं इसको चेंज कर देता हूं, फेयर वैल्यू ऑफ both assets cannot be measured reliably, ठीक है। दूसरा केस है आपका फेयर वैल्यू ऑफ बोथ assets can be measured
रिलायबली। ठीक है जी। अब अगर ना तो ट्रांजैक्शन का कोई कमर्शियल सब्सटेंस है, यानी कि ट्रांजैक्शन की वजह से फ्यूचर कैश फ्लो पे कोई सिग्निफिकेंट इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, ना ही आप दोनों एसेट्स की फेयर वैल्यू को रिलायबली मेजर कर सकते हैं, तो इन दैट केस क्या करेंगे, जो कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट है वो कैसे मेजर होगी, कैरिंग वैल्यू ऑफ एसेट गिवन प्लस एनी अमाउंट पेड, कि जो हमने एसेट दिया है उसकी कैरिंग वैल्यू प्लस एनी अमाउंट पेड। ठीक है, दो वो यहां पे ये बात नहीं लिख रहा, इफ द न्यू एसेट इज नॉट मेजर्ड एट फेयर वैल्यू, ठीक है, इट्स कॉस्ट इज मेजर्ड एट द कैरिंग अमाउंट ऑफ द एसेट गिवन इन एक्सचेंज फॉर इट। खाली उसने कैरिंग वैल्यू की बात की है, लेकिन सम टाइम हम साथ में कुछ पेमेंट भी कर रहे होते हैं तो वो भी ऐड होगी। दिस वुड बी द केस व्हेन द एक्सचेंज लैक्ड कमर्शियल सब्सटेंस और व्हेन द फेयर वैल्यू ऑफ ईदर एसेट कैन नॉट बी मेजर्ड। ठीक है जी। अब दूसरा केस ये है कि आपके दोनों एसेट्स की फेयर वैल्यू को आप मेजर कर सकते हैं। ठीक है, तो अब पहली प्रायोरिटी उसने ये दी थी कि एन एसेट में बी एक्वायर्ड इन एक्सचेंज फॉर अनदर एसेट, द कॉस्ट ऑफ सच एन एसेट इज मेजर्ड एट इट्स फेयर वैल्यू अनलेस के ट्रांजैक्शन का कमर्शियल सब्सटेंस एग्जिस्ट ना कर रहा हो और दोनों एसेट की फेयर वैल्यू मेजर ना हो सकती हो। तो इस केस में हमने क्या किया, कैरिंग वैल्यू प्लस पेमेंट नए एसेट की कॉस्ट है। लेकिन अगर दोनों एसेट की फेयर वैल्यू मेजर हो सकती है तो हम क्या करेंगे, न्यू एसेट को फेयर वैल्यू पे लेंगे। इफ द न्यू एसेट इज मेजर्ड एट फेयर वैल्यू, तो अब सवाल यहां पे ये है कि हमने क्या करना है। ठीक है जी, तो बेसिकली जो ये वाला सिनेरियो है, फेयर वैल्यू ऑफ बोथ एसेट कैन बी मेजर्ड रिलायबली, तो हम क्या करेंगे, फेयर वैल्यू पे लेंगे न्यू एसेट को। न्यू एसेट को आपने किस वैल्यू पे लेना है, फेयर वैल्यू पे। लेकिन सवाल यहां पे ये है कि फेयर वैल्यू कौन सी लेंगे, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना बहुत जरूरी है। द फेयर वैल्यू ऑफ द एसेट गिवन अप इज यूज्ड टू मेजर द कॉस्ट ऑफ द एसेट रिसीव्ड unless the fair value of asset received is more clearly evident। ठीक है, तो हम यहां पे जब बात करेंगे इसकी, तो फिर प्रायोरिटी किसको देनी है, तो यहां पे केस 1 जो है वो क्या बनेगा, ठीक है, केस 1 क्या बनेगा जी, कि फेयर वैल्यू ऑफ एसेट गिवन अप प्लस कैश पेड जो है इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट। ठीक है, लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है, fair value of new asset is not evident, इतनी ज्यादा क्लियर नहीं है। केस 2, if fair value of new asset is more evident
तो कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट इज इक्वल टू फेयर वैल्यू ऑफ न्यू एसेट। तो आपने प्रायोरिटी किसको देनी है? प्रायोरिटी आपने देनी है केस 2 को। तो आपने क्वेश्चन में यह देखना है कि अगर फेयर वैल्यू ऑफ न्यू एसेट जो है वो क्लियरली आइडेंटिफाइबल है तो कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट जो है वो उसकी फेयर वैल्यू होगी। लेकिन अगर वो नॉट एविडेंट है, यानी कि फेयर वैल्यू ऑफ एसेट गिवन अप जो है वो ज्यादा क्लियर है, तो कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट कैसे कैलकुलेट होगी? फेयर वैल्यू ऑफ एसेट गिवन अप प्लस एनी कैश पेड। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपकी एक्सचेंज ट्रांजैक्शंस आएंगी आप आगे, जो आपने लेजर्स प्रिपेयर करने हैं वो आप उसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है।